तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में देखो नॉर्मली क्या है ना, कुछ थोड़े टर्म से ही प्रोबेबिलिटी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इतना तो सोच ही सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? प्रोबाबेबल। ठीक है, और प्रोबाबेबल मीन क्या होता है? प्रोबाबेबल मीन लाइकली, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? चांस। ठीक है, चांस या फिर क्या बोल सकते हैं? लाइकली। प्रोबाबेबल मीन्स क्या होता है? चांस या फिर लाइकली। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ना मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, ये वर्ड हम लोग मैथ्स में क्यों यूज करते हैं पता है? नॉर्मली ये हम लोग मैथ्स में ये चीज यूज करते हैं बताने के लिए कि हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं डिनोट द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट and the likelihood of the occurrence of that event based on past experiences। ठीक है, इसका मतलब हम समझाते हैं। इसका मतलब ये है, देखो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी एक जो सर्टेन इवेंट है, इवेंट मतलब कोई भी एक मतलब जो इवेंट होने वाला है। ठीक है, उसका हैपनिंग क्या हो सकता है? मतलब उसका डिनोट करेगा कि वो क्या हैपन, मतलब वो इवेंट से क्या ऑकर होगा, क्या हैपन होगा। ठीक है, या फिर किस तरह का चीज होगा उस इवेंट से। अगर पास्ट में हम लोगों ने वो इवेंट देखा है तो पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह का वो इवेंट ऑकर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी एक अगर सर्टेन इवेंट है तो उसका क्या आउटपुट होगा वो हम लोग बता सकते हैं, या फिर अगर पास्ट में वो इवेंट हुआ है तो किस तरह का आउटपुट हो सकता है। ठीक है, मतलब उस पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इस तरह का आउटपुट हो सकता है। अब इसे किस तरह से समझाते हैं देखो, इसका मतलब क्या है? हम लोग दो केस ले लेते हैं। सपोज केस 1 लेते हैं क्लियर स्काई। ठीक है, और केस 2 ले लेते हैं क्लाउडी स्काई। ठीक है, इसका मतलब एक केस हम लोगों ने लिया है आसमान पूरा क्लियर है। ठीक है, और एक लिया है आसमान क्लाउडी है। तो अगर आसमान क्लियर है तो हम लोग बोल सकते हैं नॉट ए रेनी डे। तो रेनी डे नहीं हो सकता है। ठीक है, मे बी ए रेनी डे। और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं मे नॉट बी ए रेनी डे। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बारिश नहीं होगा, और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि बारिश होगा क्योंकि आसमान क्या है? क्लाउडी है। तो इससे क्या हुआ? फर्स्ट जो केस है उससे बारिश नहीं होने का चांसेस है, और ये जो सेकंड केस है उसमें बारिश होने का चांसेस है। ठीक है, अब एक मैथमेटिशियन अगर इसे बोलेगा तो इसे वो कैसे डिनोट करेगा? वो बोलेगा केस 1 को बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0, केस 1 को बोलेगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 1 बोलेगा केस 2 को। ठीक है, मतलब बारिश होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0 इन फर्स्ट केस और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 1 इन सेकेंड केस। इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है मतलब बारिश होगा या फिर नहीं होगा, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट जो है वो किसके अंदर लाई कर रहा है? 0 से लेके 1 के अंदर, इसी फ्रैक्शन के अंदर लाई करेगा। 0 से लेके 1 के अंदर लाई करेगा कि बारिश होगा कि नहीं होगा। वही चीज है कि डिनोट, ये प्रोबेबिलिटी जो 0 to 1 है, प्रोबेबिलिटी जो 0 to 1 है, इससे हम लोगों ने क्या डिनोट किया? ये देखो, अब इससे टैली करते, डिनोट द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या था? इवेंट हम लोग का क्या था? बारिश का। ठीक है, बारिश होगा कि नहीं होगा, वही हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट एंड द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस ही बता रहा है ना। अगर आसमान क्लियर है
तो बारिश क्या होगा, नहीं होगा। अगर आसमान क्लियर क्लाउडी है तो बारिश हो सकता है। तो ये मैथमेटिशियन इसे इस तरह से बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन केस 1 बोलेगा 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन केस 2 उसके लिए क्या हो जाएगा 1। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो हैपनिंग जो है प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट का, मतलब वो बारिश होगा कि नहीं होगा, इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के अंदर लाई कर रहा है। अब और एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने एक कॉइन को क्या किया, एक कॉइन को हम लोगों ने टॉस कर दिया, ठीक है। अगर हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, आइदर हेड हो सकता है और क्या हो सकता है टेल, क्योंकि एक कॉइन का 2 साइड होता है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, ठीक है। तो एक साइड हेड है और एक साइड टेल है, और जो कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा गिरेगा, ठीक है, वो किसी भी एक साइड गिरेगा, ठीक है। या तो उसका हेड साइड ऊपर रहेगा और टेल साइड नीचे रहेगा, या फिर टेल ऊपर रहेगा हेड नीचे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कॉइन जो है हम लोग टॉस करेंगे तो उसका फिक्स्ड क्या है, कॉइन नीचे ही आके गिरेगा, ठीक है। कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो वो फॉल डाउन होगा ही होगा नीचे। तो फॉल डाउन अगर होगा तो फॉल डाउन जो होगा वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, फॉल डाउन होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1। लेकिन हेड भी गिर सकता है या फिर क्या हो सकता है, टेल भी गिर सकता है। मतलब कॉइन तो नीचे आएगा ही, पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग को पता है कि कॉइन नीचे है। ऐसा नहीं कि कॉइन को फेंक दिया तो कॉइन ऊपर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कॉइन फॉल डाउन होगा और वो किसी भी एक तरफ गिरेगा, हेड या फिर टेल। तो हेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आधा, और टेल होने का क्या है, आधा, क्योंकि पूरा कॉइन जमीन पे आएगा ही, फॉल डाउन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी अगर 1 है। और अगर वो कॉइन नीचे गिरने से 2 केसेस हो सकते हैं, हेड या टेल, फिर हेड होने का प्रोबेबिलिटी आधा हो जाएगा, टेल होने का प्रोबेबिलिटी आधा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या माना है 1। और अगर हम लोग इसे मानते हैं 100%, सपोज कि 100% कॉइन नीचे ही आएगा, ये हम लोग को पता है, तो फिर ये हो जाएगा क्या 50%, ये हो जाएगा क्या 50%। बात तो है कि 50% मतलब 50/100 आधा, 50/100 आधा, 100/100 1 होता है। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी जो है, इसका जो डेवलपमेंट है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो डेवलपमेंट आया था, पता है ये कैसे आया था, ये गैम्बलर लोगों से आया था। मतलब जो गैम्बलिंग करते हैं ना, गैम्बलर्स, ठीक है, गैम्बलर्स जो है उन लोगों के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है इसके ऊपर डेवलपमेंट आया था, ठीक है। इसके ऊपर पहला एक बुक लिखा गया था, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। शायद 1663 में लिखा गया था, ठीक है, बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। और इससे क्या हुआ ना, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बुक्स लिखा गया, उस थ्योरी को एनालिसिस किया गया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, गैम्बलर लोगों का जो रिस्क है, क्योंकि गैम्बलिंग करना तो एक रिस्क होता है, ठीक है, वो रिस्क क्या हुआ, मिनिमाइज हुआ, और उसके साथ साथ वो लोग चीट होने से भी खुद को सेफ गार्ड कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी को, इसको क्या किया गया था, इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डेवलपमेंट किया गया था, और इसका नीड था गैम्बलर लोगों के लिए। और उसके ऊपर पहला जो बुक लिखा गया था वो था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, 1663 में इसके ऊपर बुक लिखा गया था। इससे गैम्बलर लोगों को फायदा हुआ। इसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे बहुत सारे बुक लिखे गए इस थ्योरी के ऊपर। तो ये थोड़ा सा मैंने उसका हिस्टोरिकल मतलब केस बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का हिस्ट्री क्या था, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी कब इसके ऊपर मतलब मैथमेटिकली इसके ऊपर रिसर्च वगैरह चालू हुआ, तो ये गैम्बलिंग से चालू हुआ, ठीक है। तो देखो ये तो हिस्टोरिकल बात था कि गैम्बलिंग से ये इसके ऊपर थ्योरी वगैरह स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज के दिन पे प्रोबेबिलिटी बहुत जगह पे यूज़ होता है। और अभी देखो हम लोग इससे कुछ थोड़ा समझते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम लोग कुछ लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड इट मस्ट फॉल डाउन। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो वो जरूर नीचे आएगा। तो इससे क्या समझाता है, ये जो सेंटेंस है इसमें एक सर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेन होगा ही होगा। ये जो मस्ट वाला लैंग्वेज लगा दी, इसका मतलब क्या है, सर्टेन, ये होगा ही। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, हम लोग ऑक्सीजन छोड़ के नहीं जिंदा रह सकते। उसके बाद दिया है प्रोबेबली, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आई वोन द मैच, मतलब हम हो सकता है हम मैच जीते, हो सकता है हम मैच ना भी जीते। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के थ्रू यानी मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, देखो। तो देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग को किस चीज़ का एग्जाम्पल मिल रहा है। जो फर्स्ट है ये है
इसको हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकली सर्टेनिटी, ठीक है। फर्स्ट केस जो है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सर्टेनिटी। सेकेंड जो है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। और थर्ड वाला जो है इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी, इम्पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी। तो मैथमेटिशियन क्या बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है फॉल डाउन होने का कॉइन का वो क्या है, 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है कॉइन फॉल डाउन होने का वो 1 है। और जो सेकंड एग्जांपल है उसको मैथमेटिशियन किस तरह से बोलेगा कि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ के जिंदा नहीं रह सकते, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है। तो इम्पॉसिबिलिटी है विदाउट ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड एग्जाम्पल है जो हैपनिंग है वो डिपेंड करेगा चांस या फिर लाइकलीहुड के ऊपर। तो लैंग्वेज, ये जो थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड जो केस है उसमें है अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो है वो अनसर्टेनिटी किस चीज का है, अनसर्टेनिटी है अबाउट द हैपनिंग ऑफ विन ऑफ द मैच, है ना। मतलब मैच हम लोग विन होंगे या नहीं होंगे वो तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक अनसर्टेनिटी है हैपनिंग ऑफ दिस मैच जो है, मतलब विन होंगे कि नहीं होंगे उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी है। तो अगर हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, अगर हम लोग वन लैंग्वेज में बोले तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है अनसर्टेनिटी ऑफ अबाउट लिख देते हैं, अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग, ठीक है। इसी को हम लोग वन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। रफ लैंग्वेज में हम लोग अगर बोले कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच जो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स जो भी बोलो, इसमें जो न्यूमेरिकल मेजर होगा, अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी का जो न्यूमेरिकल मेजर्स होता है, जो हम लोग मतलब जिस थ्योरी के थ्रू उसे हम लोग मेजर कर पाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे देखो सर्टेनिटी को किससे मेजर किए, 1 से, ठीक है। और इम्पॉसिबिलिटी को किससे मेजर किए, 0 से। अनसर्टेनिटी जो है इसको हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी तो बिलोंग करेगा 0 से लेके किसके अंदर, 1 के अंदर, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट वगैरह हम लोग कर रहे हैं ये ही है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो हम लोग को बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल जो मतलब मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का एक ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटी मेजर करते हैं उसी में हम लोग को प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम आता है। और आज के दिन पे ना प्रोबेबिलिटी हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे वो इकोनॉमिक्स हो जाए, कॉमर्स हो जाए, हर जगह हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बताएं, देखो जैसे अगर हम लोग किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए मान लो हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन मीन्स 2 अलग अलग टर्म्स होंगे, कंडीशंस होंगे, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर हम लोग एक बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है, तो 2 बिजनेस अगर हम लोग अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और हम लोग के पास 2 ऑफर आया है, 2 जगह पे हम लोग उसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 2 प्रोजेक्ट है। अब 2 प्रोजेक्ट का आउटकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है हम लोग को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट जब हो रहा है तो इसका मतलब डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, तो डिसीजन जो है वो भी तो डिपेंड कर रहा है, वो भी तो एक चॉइस हो जा रहा है, वो भी तो आउटकम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी एक कंटीजेंट इवेंट है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम आता है। इसके अलावा जैसे मान लो हम लोग अगर मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को भी प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ ये प्रोडक्ट कितना अच्छा चलेगा या फिर नहीं चलेगा, हम लोग को वो लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो भी श्योर नहीं होते कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेड होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट जो है उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम आएगा। इन्वेस्टिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट जो है यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, वो सब सोल्यूशन करने के लिए भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत हेल्प करेगा।
तो देखो कंक्लूजन क्या हो रहा है, नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी अगर सर्टेन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे 1। जैसे मान लो हर इंसान एक ना एक दिन मरेगा, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग जो है वो सर्टेन टू डाई है। तो सर्टेन टू डाई अगर है तो उसे हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, 1 से डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बोले कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लड, ठीक है, तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेली लाइफ से एग्जाम्पल से भी बोल सकते हैं कौन सा हम लोग के लिए सर्टेनिटी है, कौन सा इम्पॉसिबिलिटी है और कौन सा अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए हम लोग को इसका जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो मैथमेटिक्स में यूज होता है उसका कुछ टर्म्स है वो हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का मतलब क्या है, देखो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या लिखा है, देखो एन एक्शन और एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और आउटकम इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल होगा, ये हो जाएगा ट्रायल, ठीक है। अब इसका मतलब पहले समझ लेते, देखो जैसे अगर हम लोग मान लो एक ट्रायल ले रहे हैं रिपीटेड बार। अब किस चीज का ट्रायल ले सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग एक कॉइन टॉस किए जा रहे हैं बार बार, ठीक है, रिपीटेडली हम ट्रायल ले रहे हैं कॉइन का, तो हर बार कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा, ठीक है। तो जितना बार हम लोग ट्रायल लेंगे उतने सारे आउटकम्स जो आ रहे हैं उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि अभी हेड आया, नेक्स्ट टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इतना सारा हेड आया था, इतना सारा टेल आया था। लेकिन कब कौन सा होगा प्रेडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रेडिक्ट करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल आउटकम हम लोग प्रेडिक्ट कर ले, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग तो प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है हर बार क्या आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को तो पता है कि आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, इट इज काउंटेबल बट नॉट प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब वही होता है जो हम लोग बार बार उसे प्रेडिक्ट, मतलब बार बार क्या कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, बार बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो एन एक्शन मतलब वही हम लोग टॉस कर रहे हैं, और एन ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉइन टॉस करना, विच कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और आउटकम। अब कॉइन के केस में क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख ही देते हैं, कॉइन के केस में हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, आइदर हेड और क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा हम लोग क्या एक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग का आउटकम्स। तो वही बोल रहा हूँ विच कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और आउटकम इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है। तो न्यूमरसली जितना बार हम लोग करेंगे उसमें जितना बार आएगा वो हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल बट नॉट प्रेडिक्टेबल। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अरे हेड ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन हम लोग इसे काउंट कर पाएंगे। तो ये जो जितना बार हम लोग बार बार इसे एक्शन जो है इसे ट्रायल ले रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर जैसे लूडो का गोटी, वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लूडो का गोटी अगर हम लोग क्या करेंगे, लूडो का गोटी अगर हम लोग मतलब लूडो खेल रहे हो तो और लूडो का गोटी जो है तो उसमें ट्रायल लोगे तो क्या क्या आ सकता है, आइदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या और तो कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 ही डिजिट होता है, ठीक है, लूडो के गोटी में। तो यही हो गया ट्रायल। अगर हम लोग लूडो का गोटी फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जो डॉट से डिनोट होता है उसमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। जो डॉट से हम लोग वहां पर डिनोट करते हैं उसमें से कोई भी एक आ सकता है, ऐसे होता है। ये 4 मान लो, यहाँ 3 ये हो गया 6। तो ये जो लूडो का गोटी है इससे हम लोग को कोई भी 1 से लेके 6 के अंदर कोई भी आउटकम हम लोग को मिल सकता है। तो ये जो हम लोग लूडो का गोटी फेंकते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का एक ट्रायल। और नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है, इवेंट, ठीक है। इवेंट मतलब क्या है, देखो जब हम लोग
लूडो का गोटी फेंक रहे हैं तो वो हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल लेना। जब हम लोग कॉइन को टॉस करें तो वो हो जाता है एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल लेना, ठीक है। और उससे जो आउटकम्स आते हैं, जैसे लूडो का गोटी के लिए 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक आ सकता है एट ए टाइम, और जब कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल आ सकता है। तो जो आउटकम्स आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। जो आउटकम्स आता है उसे हम लोग बोलेंगे इवेंट। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना चाहिए, लिखो एनी पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is called an event। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन ट्रायल, गेटिंग हेड और टेल, कोई भी एक मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। थ्रोइंग ए डाइस, लूडो के गोटी को बोला जाता है डाइस। थ्रोइंग ए डाइस क्या हो जाएगा, ट्रायल, ठीक है। और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 और 6 कोई भी जो आउटकम्स मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। तो ये भी एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो कि थ्रोइंग ए डाइस ये हो जाएगा ट्रायल, और गेटिंग 1 से लेके 6 के अंदर कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 दैट इज इवेंट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो होता है सैंपल स्पेस। पहले हम सैंपल स्पेस का मतलब बता देते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम लोग ट्रायल ले रहे हैं उसका पॉसिबल आउटकम्स होगा, तो पॉसिबल जो आउटकम्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे इवेंट। जैसे मान लो लूडो का गोटी फेंका और 6 आ गया, ठीक है। तो लूडो का गोटी जो फेंका वो हो गया ट्रायल या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, और एक्सपेरिमेंट की वजह से हम लोग को जो आउटकम्स मिला वो क्या मिला, 6, ठीक है। लेकिन हम लोग का लूडो का गोटी का टोटल जो पॉसिबिलिटीज है, मतलब आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो एग्रीगेट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। मतलब क्या क्या हो सकता है लूडो का गोटी, जब हम लोग लूडो खेलने बैठेंगे या फिर लूडो का गोटी जो हम लोग यूज करेंगे उसमें क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ना तो वहाँ 0 आ सकता है, ना तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, इस तरह से लूडो के गोटी से हम लोग के पास कोई भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकता, ओनली 1 2 3 4 5 6 ही हो सकता है। तो ऑल पॉसिबल एग्रीगेटिव आउटकम्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। तो इसे हम लिखते हैं, देखो इसे क्या लिखना है तुम लोग को, द सेट और एग्रीगेटिव, एग्रीगेट लिख दिया मैंने, द सेट और एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज known as sample space, sample space। जैसे मैंने अभी जो बताया उसका एग्जाम्पल देखो, थ्रोइंग डाइस, थ्रोइंग डाइस क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक होता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखो, ईच पॉसिबल आउटकम और एलिमेंट इन सैंपल स्पेस called सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट मतलब सैंपल स्पेस के अंदर कितने सारे सैंपल स्पेस है, 1 से लेके 6 फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है। और 1 एक सैंपल पॉइंट है, 2 एक सैंपल पॉइंट है, 3 एक सैंपल पॉइंट है। सैंपल स्पेस के अंदर जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स है, या फिर इसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं,
ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सैंपल पॉइंट। एक एक पॉसिबल आउटकम को बोलेंगे हम लोग सैंपल पॉइंट, और सारा जब एक साथ हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। नेक्स्ट जो टर्म है देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और केसेस। ये पहले लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। टू इवेंट्स, ठीक है, एक इवेंट नहीं होना चाहिए। कितना इवेंट होना चाहिए? टू इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes the possibility of the occurrence of the other in a single observation। इसका मतलब ये होता है कि एक इवेंट जब ऑकर होगा तो दूसरा इवेंट ऑकर नहीं हो सकता है। तो सीधा सा बात ये है कि एक इवेंट का ऑकरेंस दूसरे इवेंट को ऑकर होने के लिए प्रिवेंट करेगा। जैसे मान लो हेड या टेल एक साथ नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम लोग फिर से समझते हैं। टू इवेंट्स, अब इवेंट मतलब क्या होता है? देखो, जब हम लोग ट्रायल करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वही क्या होता है? इवेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो टू इवेंट्स, जो जैसे मान लो कॉइन टॉस करते हैं तो दो इवेंट हो सकता है, ठीक है। दो इवेंट क्या है? हेड और टेल। आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देम, अगर हेड आता है तो फिर टेल आने का प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। या अगर हेड आता है तो टेल आने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। या फिर हेड जब आएगा तो वो टेल नहीं आने देगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आने देगा। बोथ एट ए टाइम कभी नहीं आ सकता है। अगर बोथ एट ए टाइम नहीं आ सकता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर वो लूडो के गोटी के लिए बोलोगे उसमें भी ये एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे एक इवन नंबर और ऑड नंबर एक साथ एक ही टाइम पे नहीं आ सकता है। जैसे अगर हम लोग लूडो के गोटी में तो बहुत सारा है ना, टू के इवेंट्स, मतलब दो केसेस से भी ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पर आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। अब मान लो मान लो ऑड नंबर है और एक इवन। जैसे ऑड क्या क्या है? 1 3 5। इवन क्या है? 2 4 6। तो क्या ऑड या इवन एक साथ आ सकता है? या फिर क्या दो इवन नंबर एक साथ आ सकता है? या फिर दो ऑड नंबर एक साथ आ सकता है? कभी नहीं। तो टुगेदर कभी भी आउटकम्स नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं आ सकते तो इसे हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो टर्म है उसमें हम लोग लिखेंगे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, इसमें चाहो तो तुम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो कि हेड एंड टेल कांट बी अप एट द सेम टाइम। इस तरह से लिख सकते हो। हेड टेल कभी भी एक टॉस करने पे एक ही टाइम पे नहीं आ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब पहले लिख लेते हैं। द आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली likely when one does not occur more
often than the other, than the other। इसका मतलब देखो क्या है, द आउटकम आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन डज नॉट ऑकर मोर ऑफन देन अदर। मतलब एक आउटकम जो आएगा, कोई भी एक आउटकम्स जो होगा वो दूसरे वाले आउटकम से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले हेड और टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं हेड और टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स in tossing a coin। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट देखो क्या है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, हम लोगों ने अगर 1 कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या हो सकता है आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट का 2 हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। इस केस में एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हो गए, 2। अगर हम लोगों ने 2 कॉइन टॉस किया, एट ए टाइम 2 कॉइन टॉस किया, ठीक है, दोनों हाथों में लेके 2 कॉइन टॉस किया, तो हम लोग का क्या क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स। हम लोग का पॉसिबल आउटकम्स ऐसे हो सकता है, पहले वाले में सपोज हेड हेड आ गया, या फिर हेड टेल आ गया, या फिर टेल हेड आ गया, या फिर टेल टेल आ गया, है ना। इसका मतलब पहले दोनों कॉइन टॉस किया, दोनों हाथ में हेड, फिर टॉस किया एक हाथ से, जब टॉस किया सपोज राइट हैंड वाले में हेड आया, लेफ्ट हैंड वाले से टेल आया, फिर मान लो राइट हैंड वाले से टेल आया, लेफ्ट हैंड वाले से हेड आया, फिर मान लो दोनों से ही टेल आ गया। तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स, तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 to the power 2। इसे हम लोग कैसे बोलेंगे, 2 to the power 2। और अगर मान लो हम लोगों ने 3 कॉइन टॉस किया, तो 3 कॉइन टॉस करने पे क्या हो जाएगा, 3 कॉइन टॉस करने पे देखो हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, 3 कॉइन टॉस करने पे हम लोग के पास क्या क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to the power कितना हो जाएगा 3। जैसे 2 कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन किया तो 2 to the power 1, 2 कॉइन किया तो 2 to the power 2, 3 कॉइन किया तो 2 to the power 3 यानी 8। अब लिखने का तरीका देखो, पहले मैंने कैसे लिखा, चाहे मतलब कोई भी एक मिस नहीं होना चाहिए। देखो हेड 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 लिख दिया मैंने, तीनों ही हेड, फिर हेड को कांस्टेंट रखा पहले वाले को, इसमें चेंजेस किया, हेड टेल टेल हेड, ठीक है, फिर हेड फिर टेल टेल कर दिया, और टेल में देखो टेल को कांस्टेंट रखा, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल, ठीक है। जो 2 कॉइन टॉस करने पे होता है उसी को सिर्फ चेंज करते जाना है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। देखो ये सिमिलर है, बस यहाँ पर हेड हेड लगा दिया, यहाँ पर टेल टेल, 2 to the power 3। वैसे ही अगर n कॉइन्स करेंगे, n कॉइन्स टॉस्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा 2 to the power n। बेसिकली ये मतलब फॉर्मूला जैसा है, इसे याद रखना है। फॉर्मूला कैसा है वो मैंने समझा दिया। तो n कॉइन टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power n। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यही वाला कंसेप्ट लगाना है, मतलब कितने सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था एग्जॉस्टिव इवेंट का। तो देखो हम लोगों ने नेक्स्ट क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो देखो उसी कंसेप्ट पे है, ए सेट ऑफ इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ एनी अदर इन द सेट। अब ये क्यों बोला है, इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कॉइन वाले एग्जांपल ले लेते हैं, कॉइन वाले एग्जांपल के हिसाब से हम लोग का इवेंट क्या क्या हो सकता है, आइदर हेड और टेल। एक 1 कॉइन टॉस पे, ठीक है, 1 कॉइन
टॉस, ठीक है। अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फिर हम लोग का क्या आ सकता है, आइदर हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो अगर हम लोग कोई भी एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, अगर हम लोगों ने 2 बार किया, पहले एक बार किया फिर एक बार किया, तो पहले वाले रिजल्ट कभी, पहले जो भी रिजल्ट आए आइदर हेड आए या फिर टेल आए, वो सेकेंड टाइम जब हम लोग टॉस कर रहे हैं उससे कभी भी इफेक्टेड, सेकेंड टाइम टॉस का जो आउटकम होगा वो फर्स्ट आउटकम से कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा। वही बोला है, ए सेट ऑफ एन इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट, हेड और टेल यहाँ इंडिपेंडेंट है, इफ ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ देम डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ एनी अदर इन द सेट, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर हेड आ रहा है पहले बार तो दूसरे बार जब हम लोग टॉस करेंगे तो ऐसा नहीं कि हेड नहीं आ सकता या फिर टेल ही आना पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट कभी भी सेकेंड जो ट्रायल है उसके ऊपर नहीं आएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट। तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट ही होगा, यानी इफेक्ट आएगा। अब देखो डिपेंडेंट इवेंट मैंने क्या लिखा है, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इन एनी ट्रायल, ठीक है, हम लोग कोई ट्रायल ले रहे हैं उसमें जो मतलब ऑकरेंस तो कुछ ना कुछ होगा, तो कोई भी अगर एक इवेंट आ रहा है अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर सब्सिक्वेंट ट्रायल, मतलब इसके बाद जो ट्रायल लेंगे उस पर इफेक्ट होगा। देखो पहले समझ लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। तुम लोग को ताश पता है, मतलब जो कार्ड का गेम होता है, तो 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में, ठीक है। अब वहां पर फेस कार्ड कुछ होते हैं, फेस कार्ड मतलब के क्यू जे इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये जो फेस कार्ड है ना, इक्का भी मान सकते हैं, इक्का के क्यू जे, तो हम अगर के का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये कितने सारे रहते हैं कार्ड में, 4, ये भी कितने सारे रहते हैं 4, ये भी कितने सारे रहते हैं 4, ये भी रहते हैं 4। तो अगर के कार्ड 4 है, ठीक है, और हम लोग अगर मान लो कार्ड खेल रहे हैं, कार्ड का गेम खेल रहे हैं, वहां से हम लोगों ने एक किंग कार्ड हटा दिया, ठीक है, तो नॉर्मली एक कोई भी एक किंग कार्ड अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितने कार्ड है 52, और उसमें से अगर हम लोग कितने सारे किंग कार्ड हम लोग को मिल सकता है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 4 किंग कार्ड मिल सकता है, ठीक है। तो अगर उसमें से अगर हम लोग एक किंग कार्ड निकाल लेते, 4 किंग कार्ड है उसमें से अगर हम लोग एक किंग कार्ड निकाल लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब ड्रॉ करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 52 कितना हो जाएगा, आउट ऑफ 52 कितना हो जाएगा 3, फिर एक निकाल लेंगे तो आउट ऑफ कितना हो जाएगा 2। तो देखो जैसे ही हम लोगों ने एक इवेंट ऑकर करवाया, मतलब हम लोग के पास तो 4 किंग कार्ड निकालने का आउटकम्स प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 4 किंग कार्ड में से एक निकाल लिया तो नेक्स्ट टाइम किंग कार्ड कितना आ जाएगा 3, फिर नेक्स्ट टाइम कितना आ जाएगा 2। इस तरह से क्या हो रहा है, फर्स्ट जो ऑकर हुआ है इवेंट, जैसे हम लोगों ने एक किंग कार्ड ड्रॉ कर लिया, वैसे ही सेकेंड जो है वो प्रोबेबिलिटी 4 से कम होकर कितना हो जाएगा 3, वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 4, वैसे ही 4 से कम होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हो गया कि जो मतलब फर्स्ट ऑकरेंस है वो सेकेंड ऑकरेंस को या फिर सब्सिक्वेंट जो ट्रायल्स है उसे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। लेकिन मान लो यही कार्ड अगर हम लोग निकाल रहे हैं कार्ड से, ठीक है, जो पैक से अगर हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं उसे अगर हम लोग वापस रख देते, ठीक है, मतलब ड्रॉ किया फिर हम लोगों ने उसे वापस रख दिया, तो वापस अगर रख देंगे तो हर बार प्रोबेबिलिटी 4 ही रहेगा। अगर हम लोग कार्ड को ड्रॉ करके फिर वापस नहीं रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी का जो है जो मतलब चांसेस है वो 4, 3, 2 और लास्ट तक कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कार्ड जितना बार ड्रॉ करेंगे उतना ही बार वापस रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना रहेगा 4/52। अगर हम लोग कार्ड वापस रखते हैं तो वो हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, लेकिन अगर हम लोग कार्ड वापस नहीं रखते हैं तो वही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा डिपेंडेंट, क्योंकि जैसे कार्ड वापस नहीं रखेंगे वैसे ही वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग कार्ड वापस रख देंगे तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर बार हम लोग को 4 किंग कार्ड मिल ही जाएगा उस पैकेट के अंदर। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अगर हम लोग कार्ड को वापस नहीं रखेंगे तो वो इफेक्टेड होते रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल के साथ, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट। अगर वापस रख देंगे तो वही हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को 4 फेस कार्ड मिलेगा। जो मैंने के का एग्जाम्पल लिया था, के कार्ड जो है वो 4 ही मिलेगा। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। पहले हम समझा देते, सिंपल इवेंट मतलब अगर हम लोग का एक ही आउटकम्स है तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंपल, अगर मोर देन 1 आउटकम्स है तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। देखो क्या लिखा है, व्हेन ए सिंगल इवेंट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी, इवेंट मतलब क्या होता है,
आउटकम्स पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रायल मतलब होता है वो एक्शन लेना, और एक्शन से जो आउटकम आएगा उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट। अगर एक सिंगल इवेंट टेक प्लेस होता है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इज नोन एज सिंगल इवेंट। और अगर 2 और मोर इवेंट्स टेक प्लेस होगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। जैसे मान लो लूडो का गोटी, ठीक है, लूडो का गोटी यानी अगर हम लोग कोई डाइस थ्रो कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, कंपाउंड इवेंट होगा, क्योंकि वहां पर जो आउटकम्स है मोर देन 1 है, 1 से लेके 6 तक आउटकम्स है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री मतलब द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट मीन्स नॉन ऑकरेंस ऑफ ए इज डिनोट बाय ए बार। इसका मतलब क्या है, कंप्लीमेंट मतलब वो इवेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक इवेंट ए है तो ए ऑकर अगर नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए बार। ए बार मतलब ए छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो अगर ए ऑकर नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट, उस इवेंट का कंप्लीमेंट। अगर ऑकरेंस क्या होना चाहिए था, सपोज अगर हम लोग का इवेंट ए है तो ऑकरेंस क्या है, ए, और नॉन ऑकरेंस क्या है, ए बार, उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट। और लास्ट जो है देखो, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस मतलब द नंबर ऑफ आउटकम्स विच रिजल्ट इन द हैपनिंग ऑफ अ डिजायर इवेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इवेंट डिजायर किया था अगर वही आउटकम आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फेवरेबल केस। जैसे मान लो कार्ड के गेम पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास किंग कार्ड आए फेस का, ठीक है, किंग कार्ड आए लेकिन वो डायमंड का है। जैसे ताश में क्या होता है, एक ऐसे साइन वाला रहता है, एक ऐसा साइन वाला ताश रहता है, एक ऐसे रहता है, ठीक है, हार्ट, और एक होता है ऐसा, ठीक है। तो के कार्ड इस तरह का भी होता है, 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 ठीक है। तो जो भी हम लोग का डिजायर है, जैसे मान लो लूडो का गोटी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा 6 आए, ठीक है, तो ये जो है फेवरेबल केस है। अगर 6 चाहते हैं हम लोग 6 आ जाए आउटकम्स और वही हैपन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल केस। तो ये बेसिक जो भी हम लोगों ने पढ़े टर्म्स, ये बहुत जरूरी है। ये इसके बिना हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके बाद ये टर्म्स हम लोग को यूज करना पड़ेगा। सम्स जो भी हम लोग करेंगे तो ये टर्म्स के बारे में मैंने जो भी बताया उसको बहुत अच्छे तरह से तुम लोग समझो और बहुत अच्छे तरह से रीड करो। अगर उससे हम लोग अच्छी तरह से रीड नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टास्क तुम लोग का यही रहेगा, इसे अच्छे तरह से रीड करना। बाकी कंटिन्यूएशन जो है इस चैप्टर का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।